सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के निफ्टी पे, और साथ ही साथ चलते हैं संतोष सिंह जी के पास में और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे देख रहे हैं निफ्टी को। संतोष जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। संतोष जी, निफ्टी खिसकता हुआ दिख रहा है और पिछले 2 दिन से हम जो देख रहे हैं वो करीब करीब अपने लोस के आसपास ही काफी हद तक ये बहुत ड्रैगिंग सा हो रहा है। क्या कोई चिंता की वजह है, चिंता करनी चाहिए, या ये हेल्दी करेक्शन इसको समझा जाए? देखिए, मुझे लगता है कि निफ्टी के अगर मिनट्स चार्ट को देखें और 60 मिनट्स पे आप जाके चार्ट को देखेंगे तो वहां पर मुझे लग रहा है कि एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन जैसा हो रहा है। पैटर्न जो कि बड़े चार्ट्स पे भी दिखते हैं और छोटे चार्ट्स पे भी दिखते हैं। और असेंडिंग ट्रायंगल का मतलब है कि आपको एक ट्रायंगुलर जो है एक्टिविटी दिखेगी जिसके कि ऊपर में कह लें कि टॉप फ्लैट होते हैं और उसके बॉटम जो है आपको ऊपर की तरफ मिलेंगे। तो ये जो असेंडिंग ट्रायंगल मैं देख पा रहा हूँ वहां पर अब बॉटम आप देखें कि 15,453 में पहला बॉटम बना था। उसके बाद दूसरा बॉटम जो है वो 15,676 के पास है और तीसरा बॉटम कहीं हम जो है अनुमान कर रहे हैं कि ये तकरीबन जो है 15,740 के आसपास होना चाहिए। उसके ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, चाहे 740 कह लें या मैक्सिमम 725 तक जाकर फिर मार्केट को निफ्टी को ऊपर जाना चाहिए। और ये पर्टिकुलर जो है फाइनल लेग ऑफ कंसोलिडेशन होगा 60 मिनट चार्ट पे और उसके बाद मुझे लगता है कि फिर से 5900 और वहां से फिर हम एक ब्रेकआउट देख सकते हैं। और 5900 के ऊपर अगर 15,900 कह लें, 15,900 के ऊपर अगर चलता है तब जो है आप देखेंगे करीब 400 से 450 पॉइंट की तेजी हो सकती है निफ्टी पे। तो कंसोलिडेशन है और कंसोलिडेशन में आपको मुझे लगता है कि निचले स्तरों पे इंडेक्स पे लॉन्ग जाना चाहिए। अब जैसे कि स्टॉक आइडियाज थोड़े कम है क्योंकि स्टॉक थोड़े थके हुए लग रहे हैं तो थोड़ा शिफ्ट आपको निफ्टी की तरफ करना चाहिए। और निफ्टी में मुझे लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन के बेस के आसपास हम लोग हैं। यहाँ पे कहीं भी हम 25-30 पॉइंट नीचे जो है हो सकता है कि बॉटम हो और यहाँ से फिर से हम निफ्टी को ऊपर जाते हुए देखें। और मैं ये केवल प्ले जो है मैक्सिमम समझ लीजिए आपकी 15,725 के नीचे मैं नहीं स्टॉप लॉस वहीं पे लगाना चाहूंगा, उसके नीचे मैं नहीं देखना चाहूंगा क्योंकि फिर से फॉर्मेशन बिगड़ने चालू हो जाएंगे। तो फॉर्मेशन मुझे लगता है कि इन बॉटम्स के आसपास कहीं भी बना के फिर मार्केट को ऊपर चलना चाहिए और उसी एंटिसिपेशन में मैं निफ्टी लॉन्ग की सलाह दूंगा। कहीं भी थोड़ा सा भी खस सकता है तो आपको 725 स्पॉट के पे आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना होगा। जी, तो ये कह रहे हैं संतोष जी कि अगर थोड़ा सा इसमें और लोअर लेवल्स पे आकर के तो खरीदने का मौका होगा। तो मतलब ओवरऑल जो ट्रेंड है या ओवरऑल जो बाजार का जो चाल है वो पॉजिटिव है, वो ग्रीन है। संतोष जी कह रहे हैं ये छोटी छोटी सी गिरावट केवल खरीदारी के मौके हैं। ठीक कह रहा हूँ संतोष सर? हाँ ठीक है। तो इसमें इस समय बाजार में कहीं कोई स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम होना चाहें तो कोई मौका आप देख रहे हैं? देखिए, एक स्टॉक में आज ही हमने ब्रेकआउट देखा है और मिनट चार्ट पे ब्रेकआउट 60 मिनट चार्ट पे ब्रेकआउट दिख रहा है। उसमें है भारत फोर्ज 750-51 के आसपास का एक ब्रेकआउट है, 758 के मौजूदा स्तर हैं। तो मुझे लगता है कि आपको 745 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा के इस स्टॉक में लॉन्ग जाना चाहिए। इन एंटिसिपेशन की मार्केट ठीक होगा और ये स्टॉक भी ठीक होगा और इसमें आपको तकरीबन जो है 50 रुपए 750-51 से मिल सकते हैं, मतलब 800 रुपए तक के टारगेट इसमें आपको मिल सकते हैं। ये स्टॉक जो है आज ट्रेडिंग सेशन में दिख रहा है कि शायद थोड़ा प्रॉमिसिंग हो और ये चल सकता है। ठीक है। भारत फोर्ज में कह रहे हैं संतोष सर बाय का मौका है। सर स्टॉप लॉस और टारगेट्स एक बार देख लीजिए, स्क्रीन पे दिख रहे हैं 745 का स्टॉप लॉस और 800 रुपए के टारगेट्स, यही कह रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, यही ठीक है। और एंट्री इन्हीं लेवल्स पे कर लेना चाहिए, 758 के आसपास चल रहा है, या पूरी एंट्री कर लेना चाहिए या पार्शियल एंट्री? देखिए आपको 745 तक जैसे भी आप कर लो, यहाँ पे कर लो, थोड़ा थोड़ा नीचे ले लो और फिर से जो है आप अपने कॉस्टिंग को जैसे भी कम कर लो, लेकिन 745 के नीचे मत लेना या फिर वहां पे स्टॉप लॉस लगा के रखना। और इसमें जिस तरह से मिनट चार्ट पे कंसोलिडेशन फॉर्मेशन ब्रेकआउट है, मुझे लगता है कि इसमें आने वाले बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपको विद इन अ वीक और 10 डेज आपको ये टारगेट मिल सकता है। ठीक है, विद इन अ वीक या 10 डेज ये टारगेट्स मिल सकते हैं। 800 लेवल के तक के लेवल्स दिख रहे हैं संतोष सर। ठीक है
सर इसके अलावा कुछ मौका आपने ढूंढा है, कुछ और अपॉर्चुनिटी है बाजार में? देखिए आज तो नहीं है, मैंने जैसा कि निफ्टी में बोला कि निफ्टी मुझे लगता है कि लेना चाहिए, तो मैं निफ्टी पे ज्यादा अभी फोकस कर रहा हूँ। और निफ्टी अगर थोड़ा भी सुधरता है तो मुझे लगता है कि बाद में लीड मिलेगी। तो अभी तक तो लीड बहुत ज्यादा नहीं आ रही है, लेकिन अगर इंडेक्स संभलता है तो जाके लीड्स बहुत ज्यादा आएंगे फिर। तो एज ऑफ नाउ केवल एक ही स्टॉक है। ठीक है, लेकिन संतोष सर मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आपको क्यों बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं हो रही है ये लगातार जो क्योंकि मुझे जो इतना जैसे दिख रहा है उस तरीके से तो पिछले एक हफ्ते से करीब करीब बहुत ही नर्वस सा बाजार दिख रहा है, ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए नर्वस आप किस लिहाज से कह रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो देखता हूँ कि कंसोलिडेशन है, पैटर्न है और कहीं भी बेयरिश फॉर्मेशन नहीं बन रही हो मार्केट में, तब तक तो मैं आश्वस्त हूँ कि इस मार्केट को ऊपर चलना चाहिए। और जब तक इस अपने अहम लेवल नहीं तोड़ता है या फिर कह लें फॉर्मेशन में कोई भी चीज इस तरह से नहीं बन के आती है जो कि बेयरिश हो, और तब तक मुझे लगता है कि कॉन्ट्ररी जाना चाहूंगा, क्योंकि मार्केट अभी साइडवेज कंसोलिडेशन है और जैसा मैंने बताया कि टेक्निकल पे असेंडिंग ट्रायंगल है। और असेंडिंग ट्रायंगल जब ब्रेकडाउन होगा मतलब 15,680 इसके नीचे अगर चलेगा तब मुझे चिंताएं होंगी। और उसके जब तक उसके ऊपर है मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट शायद यहाँ से बाउंस ले ले, आसपास कहीं 20-30 पॉइंट इधर उधर कहीं भी बाउंस ले सकता है। लेकिन 15,680 के नीचे एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो 15,680 के नीचे अगर चलता है तो मैं सलाह दूंगा कि आप न करें। ठीक है, तो ये कह रहे हैं संतोष जी कि अभी कंफर्टेबल लेवल्स में है, और वो मैं बार बार इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। और विश्वजीत दास जी हमारे जो एक दर्शक हैं वो भी मुझे को कह रहे हैं कि एलएक्सजे मार्केट थोड़ा रेस्ट कर रहा है, तो इट्स नेचर ऑफ द मार्केट, तो वो बिल्कुल ठीक बात है। और हम इसीलिए इसको मैं बल्कि इसको कहता हूँ कि ये बहुत ही एक तरीके का थ्योरेटिकल, जिसको कि राम राज्य जैसी चीज होती है कि हाँ ये बिल्कुल अल्टीमेट है, उस तरीके से बाजार इस समय चल रहा है कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, एक परफेक्ट सिनेरियो, एक अच्छा सिनेरियो जिसमें हेल्दी मार्केट इसी तरीके से काम करना चाहिए। बहुत तेजी से बढ़ा है, बढ़ने के बाद में रुका हुआ है, यूफोरिया नहीं है, लेकिन यूफोरिया ना होने का मतलब ये भी नहीं है कि उसमें कहीं पे भी कोई सेंटिमेंटल खराबी है, कोई कमजोरी है। वो आराम कर रहा है, थोड़ा देर रेस्ट करेगा, कुछ देर एक लेवल्स के अंदर में सारी चीजें सेटल होंगी और फिर बाजार, तो वो एक हेल्दी साइन दिखा रहा है, तो ये अच्छी बात है। और हम भी उसी स्ट्रेटेजी के साथ में चल रहे हैं, संतोष जी भी वही बता रहे हैं। ठीक है संतोष सर, इसके अलावा अभी आप ये कह रहे हैं फिर अच्छा, फिर मैं सवाल ले लूं दर्शकों के? जी हाँ, ठीक है, सबसे पहले तो सर एक सवाल है जो कि आप ही ने एक शेयर दिया था और हमें एक दर्शक उस पर पूछ रहे हैं, दिनेश जी शायद पूछ रहे थे, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। हाँ, दिनेश शर्मा जी पूछ रहे हैं कि हेवल्स दिया था आपने सर, क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या अभी कुछ चेंज है उसमें स्ट्रेटेजी में? कोई स्ट्रेटजी में चेंज नहीं है। मैंने आपको बताया था कि मैं जो हेवल्स जो पोर्टफोलियो में ले रहे हैं हम लोग, और इसमें क्या है कि लॉन्गर टर्म स्ट्रेटजी होगी। और फंडामेंटली मैंने आपको ये स्टॉक बताया था, न कि टेक्निकली। टेक्निकली केवल हम इसमें आपको बताया था कि 20% सहारा लेंगे एंट्री पॉइंट के लिए। और चूंकि फंडामेंटल से मैं आश्वस्त हूँ, और जिस तरह से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को काफी महत्व मिलता है, क्योंकि उसमें काफी ट्रैक्शन रहते हैं, लोगों की जो डिमांड पुल रहती है। उसी तरह से इस सेगमेंट में इस सेक्टर में भी अपने सेक्टर में ये कंपनी काफी अच्छी कंपनी है। कह लें कि इनके पूरे जो रैंकिंग है इनके प्रोडक्ट्स में मार्केट शेयर की, वो 1 to 3rd पोजीशन कहीं भी जितने भी ये मार्केट में इलेक्ट्रिकल गुड्स बेचती है उसके लिहाज से है। तो और मैंने आपको बताया था कि अपने पोर्टफोलियो का बहुत ही कम लगाएं पैसा और धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें निचले स्तरों पे। तो मैं अभी भी इसमें आश्वस्त हूँ और आप निचले स्तरों पे इसमें एक्यूमुलेट करना चाहिए। ठीक है, अभी भी एक्यूमुलेशन की राय है संतोष जी की। 950 तक के स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद है, दिख रहा है मेरे डायरी में, तो संतोष जी ने बताया था, तो इसलिए अभी उससे कंफर्टेबल ऊपर है 787, और जितने डिप्स हैं ये सब में वो ये कह रहे हैं संतोष जी कि बाय करने का ही मौका है, उसको उसी तरीके से देखें। ठीक है सर, एक सरला जी का सवाल है बजाज हेल्थ केयर पे, क्या सही समय है उसमें एंट्री लेने का? किसमें आपने बताया? बजाज हेल्थ केयर। बजाज हेल्थ केयर जी, 826 रुपए का स्टॉक है सर, बीएसई का है। ओह बीएससी पे, ओके ओके।
एक्चुअली मैं बीएससी के स्टॉक्स काफी कम ट्रैक करता हूँ, मैं एनएससी का ही चार्ट लगा रखता हूँ। रुकिए मैं बताता हूँ, 1 मिनट जरा टाइम दीजिए। जी जी। एक मिनट। देखिए इस स्टॉक में तो आज ही के ट्रेडिंग सेशन में काफी अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है और काफी अच्छा जंप है इसमें। 100 रुपए से ऊपर के करीब का जंप है इस स्टॉक में और काफी अच्छा जो है कह लें अप ट्रेंड में है स्टॉक। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास ये स्टॉक है तो तकरीबन जो है 800 के नीचे का ही स्टॉप लॉस रखें और अगर आपके पास है तो बने रहें इस स्टॉक में। 800 के नीचे का ही स्टॉप लॉस रखें। लेने की अगर सोच रहे हैं तो थोड़ा कूल ऑफ होने दें और 800 के आसपास आए तभी लें इस स्टॉक को। मुझे लगता है कि इसमें जिस तरह से अप ट्रेंड में है स्टॉक, आने वाले दिन में हो सकता है कि आपको और भी ऊपर के भाव मिल सकते हैं। और मार्केट कैप के लिहाज से देखें तो बहुत ही छोटी है कंपनी। तकरीबन अभी का मार्केट कैप 1140 करोड़ के करीब का मार्केट कैप दिख रहा है और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रही है लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ में 83 करोड़ रही है। तो 83 करोड़ मतलब आप समझें कि उसके लिहाज से जो मार्केट कैप है वो लग रहा है कि काफी छोटा है और कंपनी में गुंजाइश मतलब स्टॉक प्राइस में बढ़ने की गुंजाइश फंडामेंटली बहुत ज्यादा लग रही है। रिटर्न रेशियोज की बात करें अगर तो काफी सुपीरियर रिटर्न रेशियोज हैं कंपनी में। 25% के करीब रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है जो कि बहुत ही अच्छा है और रिटर्न ऑन कैपिटल कह लें 26.5% है और रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी जो है जिसको आरओई कहते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो तकरीबन जो है 40% के आसपास है। तो ये नंबर्स काफी सुपीरियर हैं और इस नंबर में लास्ट ईयर से एक सिग्निफिकेंट जंप हुआ है। तो जिसको मार्केट भी भाव दे रहा है, मुझे लगता है कि फंडामेंटली मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक और ऊपर जाना चाहिए। डैन टेक्निकली एक अप ट्रेंड में है और 800 के पास मिले तो आपको लेना चाहिए। एक हैंडसम रन मुझे लगता है कि यहाँ से भी तकरीबन 30-40% एज पर फंडामेंटल मुझे लगता है कि जाना चाहिए स्टॉक। ठीक है, तो इसमें टारगेट्स बड़े हैं संतोष जी कह रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा और कूल डाउन होने चाहिए क्योंकि बहुत चल गया। आज में करीब 15% की जंप अभी भी दिख रही है, तो उसमें उसके लेवल्स में या उसके भाव में कंफर्टेबल नहीं है फिलहाल संतोष जी, लेकिन ओवरऑल बुलिश हैं। ठीक है संतोष सर, एक एशियन पेंट्स पे एक सवाल है और ये उल्टा सवाल है। ये नहीं पूछ रहे हैं समाधान जी कि खरीद लूं, ये पूछ रहे हैं क्या मैं बेच दूं। देखिए मैं तो कहूँगा कि ये जो कंपनी है एशियन पेंट्स, इसमें अगर आप इसके 10 साल के चार्ट को देख लें या फिर 10 से 15 साल में अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने लगातार एक अच्छे रिटर्न अपने निवेशकों को दिए हैं और इसमें अगर कहीं किसी ने बेच दिया होगा तो इसको क्रश कर दिया होगा पूरा। तो मुझे नहीं लगता कि इसको बेचना चाहिए जब तक कि क्रूड जो है जो कि इनका अंडरलाइंग है बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाता है और यहाँ से जो कि अभी 72.5 पर जो है बैरल का दाम चल रहा है डॉलर पे। मुझे लगता है कि इस स्टॉक में अगर आप इसके रिटर्न रेशियोज को देखेंगे या फिर इनकी मार्केटिंग जो स्ट्रैटेजी है वो अमंग इट्स पीयर्स मतलब बहुत ही सुपीरियर है। और मतलब मैं इनका एक बार पढ़ रहा था, इस कंपनी को इतना पता है कि लेट्स से कि एलेक्स जी आपके ऑफिस अगर जिस एरिया में है वहां पर आज के डेट में कंज्यूमर उनकी दुकान पे जाके कौन सा कलर खरीदने वाला है, कंपनी को इतना तक पता है और वो कलर उनके उस डिपो में या उनके उस जो है होलसेलर के पास या रिटेल के पास वो से कलर मिल जाएगा। तो कंपनी ने इतना अच्छा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मतलब कह लें उसको अपने काम में लिया है और अपने कंज्यूमर को इतनी अच्छी तरह समझते हैं। वैल्यूएशंस की बात करेंगे तो काफी प्रीमियम मिलता है इनको मार्केट में क्योंकि इतना सुपीरियर नंबर्स हैं, इतनी सुपीरियर समझ है। प्रोडक्ट क्वालिटी की बात करें तो हो सकता है कि आपको एक्सो नोबेल या दूसरे कंपनियों में प्रोडक्ट क्वालिटी की बात करेंगे तो हो सकता है वहां अच्छा मिले, लेकिन मार्केटिंग और शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न इस कंपनी ने दिया है मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको अगर कोई एडवर्स चीज नहीं होती है जब तक आपको शॉर्ट जाना चाहिए। नॉट इवन फॉर मतलब कह लें कि आप शॉर्ट टर्म में भी कम ही कोशिश करें, बजाय उसके आप ये कोशिश करें कि अगर इसमें थोड़ा सिग्निफिकेंट करेक्शन होता है तो आप एंटर करें लॉन्ग साइड में, वो आपको लंबी दूरी के लिए बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है।
ठीक है, ये कह रहे हैं संतोष जी बता रहे हैं एशियन पेंट्स क्यों दोनों तरीके से, तो चार्ट पे तो दिख ही रहा है, जिसको आप अगर देखिए तो ऑल टाइम चार्ट अगर जब मैं लगाता हूँ तो ये ऑल टाइम हाई पे ही दिख रहा है, जैसे कि चीज़ मतलब अनचार्टेड टेरिटरीज जैसी चीज़। ठीक है कि अभी हाई से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन ये अनचार्टेड टेरिटरी है जहां से शुरू हुआ है। आप वो कह रहे हैं संतोष जी, इस चार्ट को देख करके कोई भी कह सकता है कि आपने कभी भी खरीदा होगा तो आप हमेशा उसके कुछ दिन बाद मुनाफे में बैठे होंगे, तो इसको बेचने का तो कोई सवाल नहीं उठता। उसके अलावा उसके फंडामेंटल्स में भी बहुत स्ट्रांग चीजें हैं, कंज्यूमर बिहेवियर को सरकार, ये एशियन पेंट्स बहुत अच्छी तरीके से ये कंपनी समझती है। तो जिस एरिया में कौन सा पेंट कौन सा कलर बिकता है, ट्रेंड अलग अलग है, तो अगर आप बहुत ही आम भाषा में समझिए तो आपको भी पता होता है कि किसी प्रदेश में या किसी शहर में आप जाएंगे, वहाँ लोगों का शौक होता है कि इस कलर ज्यादा, यहाँ पे कहीं हरे का कलर का ट्रेंड होता है, किसी जगह क्रीम कलर या अलग अलग, तो वो वाली चीजों को कंपनी बहुत अच्छे से समझती है, उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती है। उसके अलावा जो मैंने कंपनी को जितना देखा है तो ये इनोवेट बहुत करती है, बहुत सारे नया नया प्रोडक्ट रेंज और बहुत सारी चीजें इनके यहाँ चलता रहता है कि अभी ये इंटीरियर्स में भी जा रहे हैं, अभी ये किचन के मॉड्यूलर किचन में भी जा रहे हैं। तो एशियन पेंट्स का एक्सपेंशन जबरदस्त है, प्लान्स बहुत सॉलिड हैं, तो वो ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो इसमें बेचने का सवाल नहीं उठता, ये कह रहे हैं संतोष जी। ठीक है सर, सिद्धार्थ सिंह जी का एक सवाल है और ये पूछ रहे हैं बेस्ट एफएमसीजी स्टॉक क्या होगा आज अगर खरीदना चाहें और शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, बेस्ट एफएमसीजी स्टॉक्स में अगर हम बात करें तो अच्छा, शायद संतोष जी से संपर्क शायद टूट गया। संतोष जी आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। मैं कह रहा हूँ कि जो गोदरेज सीपी मुझे काफी अच्छा लगता है, और कुछ दिनों पहले अगर देखें, महीना डेढ़ महीना पहले काफी अच्छा ब्रेकआउट हुआ था। तो ये अगर आपको निचले स्तरों पे मिलता है एफएमसीजी स्टॉक में, तो मुझे ये काफी अट्रैक्टिव स्टोरी लगती है। लेकिन कुछ दिनों में मतलब पहले एकदम कंसोलिडेशन में था और अचानक से इसके जब रिजल्ट आए और काफी अच्छे रिजल्ट आए, उसके बाद ये स्टॉक काफी ऊपर बढ़ गया। आपको सब्सटैंशियल करेक्शन हो, लेट्स से कि 15% के आसपास हो अगर करेक्शन स्टॉक में, क्योंकि 885 के मौजूदा स्तर हैं, आपको 800 के आसपास मिले या उसके नीचे मिले तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में आपको जाना चाहिए। ठीक है, ये कह रहे हैं संतोष जी कि अगर आपको एफएमसीजी बेस्ट समझना है तो एक गोदरेज कंज्यूमर को नजर में रखें। सिर्फ एक समस्या है कि अभी अचानक से रिजल्ट्स के बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ये लेवल्स करीब करीब 700 के आसपास के जो लेवल्स चल रहे थे वो सीधे 800 और 900 के आसपास स्ट्रेच करते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो बढ़त है ये बस थोड़ी सी समस्या है, या एंट्री के लिए लेवल अच्छे नहीं दे रही। जैसे ही इसमें कोई डिप आता है या इसके अंदर में कुछ और मौका मिलता है तो तब एंट्री कर लें, संतोष जी की राय। सर, नीरज मेहरा जी का एक सवाल है भारती एयरटेल को लेकर के है। ये पूछ रहे हैं 75 शेयर्स हैं 530 के एवरेज प्राइस पे, क्या स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए या होल्ड रखना चाहिए, और कितने समय के लिए होल्ड रखना चाहिए? देखिए, बहुत दिनों से ये स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है और 550 के ऊपर चलेगा, तो इसमें एक्चुअल में अगर वेरी शॉर्ट टर्म अगर देखें तो इसमें एक बेयरिश फॉर्मेशन जैसा लग रहा है। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक अगर 520 रुपए के नीचे जाता है तो इसमें एक गिरावट हो सकती है, और इसमें जो गिरावट होगी 60 रुपए के करीब की गिरावट, मतलब 10% और स्टॉक जाने की संभावना हो सकती है इसमें, क्योंकि इसके बेयरिश गिवन द काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न अगर कहें शॉर्ट टर्म के लिए, कंटिन्यूएशन हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन जिसे बोलते हैं वो बना हुआ है स्टॉक में। तो 520 का ख्याल रखें, और 550 के ऊपर अगर चलता है ये स्टॉक तो वो सारी चीजें निगेट होगी और बहुत तेज स्टॉक बढ़ जाएगा, क्योंकि कोई भी स्टॉक अगर बेयरिश फॉर्मेशन बनाता है और उल्टे दिशा में मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में चल जाता है, तो उसमें जिन्होंने बेच रखा है उनको कवर करना पड़ता है, जो पहले से ले रहे हैं उसको तो वो ऑफ लेते हैं, तो उसमें डबल मतलब इंजन लग जाता है और तेज से बढ़ता है स्टॉक। तो 550 के ऊपर मुझे लगता है कि काफी तेज होगा स्टॉक, तो 520 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप निकल जाएं, और फिर अगर 550 के ऊपर चलता है तभी आप इस स्टॉक में एंटर करें। अदरवाइज सब्सटैंशियल करेक्शन अगर लेट्स से कि काफी अच्छा करेक्शन से स्टॉक में होता है तब जाएं। और अगर फंडामेंटली हम इसकी बात करें, देखिए 2-3 डेवलपमेंट हुए हैं पूरे सेक्टर में। अभी 5G ऑन रोल आउट है, कभी भी हो सकता है गवर्नमेंट परमिशन दे, तो ये दो ही कॉम्पिटिटर बेसिकली बचे हैं, और एक आधा ही है समझ लीजिए आइडिया जो है, क्योंकि उसकी बैलेंस शीट पूरी ब्लीड कर रही है।
तो मुझे लगता है कि जियो और भारती ये दो काम कर सकते हैं, और 5G के बाद शायद इसमें एक बड़ा जो है मूव हो सकता है, जब रोल आउट हो और इन पे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, शायद उस चीज का वेट कर रहा हो मार्केट। लेकिन मैं तो टेक्निकली दो ही लेवल ध्यान रखूंगा, 520 और 550। ठीक है, लेकिन इनकी जो एवरेज प्राइसिंग है वो करीब यही प्राइसिंग है जिस पे अभी खड़ा हुआ है 530 पे, तो आप ये कह रहे हैं कि 520 का स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड रखें? हाँ एकदम, बाय क्लोजिंग बेसिस आपको ध्यान रखना है कि ये स्टॉप लॉस आपको लगा के रखना है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। सर विश्वजीत दास जी हैं, हमारे एक दर्शक हैं जो यूएस से हमारे साथ में जुड़ते हैं और ये खुद भी बाजार को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो मुझे लगता है कि ये खुद भी एनालिस्ट हैं। अभी मेरे इनसे डिटेल में बात नहीं हुई, लेकिन जितना मुझे पता, और किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ही काम करते हैं यूएस में, स्टैनफोर्ड में, तो उन्होंने एक इस तरीके के वो कुछ शेयर सजेस्ट करते रहते हैं, और आज उन्होंने कहा कि ग्रेफाइट लुक्स रेडी टू मूव आफ्टर 1 मंथ करेक्शन। क्या आप सहमत हैं सर? देखिए, पूरा मैं कहूँ कि पूरा मेटल पैक मुझे लग रहा है कि चलना चाहिए, और अगर मेटल चलता है तो ये जितनी भी एंसिलरी कह लें वो भी चल सकती हैं। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ये एक बड़ा मूव आया था, उसके बाद से फिर इसमें एक रिट्रेसमेंट दिख रहा है, और रिट्रेसमेंट के बाद कंसोलिडेशन हो रहा है, तो मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि हो सकता है कि चूंकि अभी कंसोलिडेशन है, फॉर्मेशन बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है, हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे आपको बनने के लिए और चलने के लिए इन स्टॉक्स में। लेकिन पहले आप लीडर्स को देखें कि टाटा स्टील हो, सेल हो, जिंदल स्टील हो, जेएसडब्ल्यू स्टील हो, जहां तक कि इसमें चार्ट फॉर्मेशन, उनके चार्ट में कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, और थोड़ा सा भी कह लें कि उसमें एक फूल ऑफ देखा जा रहा है, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि स्टील चलना चाहिए, स्टील के स्टॉक्स में तेजी रहनी चाहिए, और अगर वो उनके जो फ्रंट लाइन स्टॉक्स अगर तेजी में रहते हैं, तो ये जितने भी ग्रेफाइट बोले या हेग बोल लें, ये दोनों कंपनियां जो हैं ये भी उसके साथ चल सकती हैं, या फिर आप कह लें कि जितनी फेरो कंपनियां हैं वो भी एकदम लाइफ हाई के आसपास ही हैं, इंफा बोल लें, माइथन एलॉय बोल लें, दोनों अच्छी कंपनियां हैं। तो ये सारी चीजें एंसिलरी चलती हैं, लेकिन आपको फ्रंट लाइन को ध्यान रखना होगा, वो जब चलेंगी तब शायद उसके पीछे पीछे ये भी चले। ठीक है, तो ये कहना है संतोष जी का ग्रेफाइट इंडिया को लेकर के, तो काफी हद तक विश्वजीत जी आपके एनालिसिस से संतोष जी सहमत हैं कि चल सकता है और चलना चाहिए इसको, फंडामेंटल्स के चलते भी। सर टेकपाल भाटिया जी का एक सवाल है, ग्लोबल स्पिरिट्स पूछ रहे हैं क्या लॉन्ग टर्म के लिए लिया जा सकता है? ये हमारे एक और एक्सपर्ट ने दिया था, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए दिया था उसमें, और उसमें काफी सारा मुनाफा भी बुक हुआ था हमारे काफी सारे दर्शकों ने, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म के लिए और आज की तारीख में लेने जैसा है? क्योंकि वहां से काफी चल चुका है। देखिए, दो कंपनियां हैं, रेडिको खैतान और ग्लोबस स्पिरिट, और ग्लोबस स्पिरिट के नतीजे काफी चौंकाने वाले अच्छे आए थे पिछली तिमाही में जो कंपनी ने रिपोर्ट किए थे। तो मुझे लग रहा है कि और स्पिरिट एज ए होल अगर देखेंगे, जिस तरह से अनलॉक धीरे धीरे चीजें हो रही हैं, रेस्टोरेंट खुलेंगे, लग रहा है कि धीरे धीरे खुलेंगे, तो और इन चीजों की सेल जो है फिर से बढ़ेगी। और चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों कंपनियां, रेडिको खैतान और ग्लोबस स्पिरिट ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस फंडामेंटली दिया है, और कैचअप कर रही हैं उसके साथ जो बड़ी दो कंपनियां हैं, यूबीएल, वो यूनाइटेड ब्रेवरीज, और उसके साथ यूनाइटेड स्पिरिट। तो इस पूरे सेक्टर में मैं पॉजिटिव हूँ, और मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में अगर थोड़ा सब्सटेंशियल करेक्शन हो, क्योंकि आप देखें कि रिजल्ट के समय तक 400 रुपए के आसपास के भाव थे, वहां से 200 रुपए स्टॉक बढ़ चुका है, तो 200 रुपया मतलब आप एक रिस्क कैरी करोगे अगर यहाँ पे लेते हो तो, और 575 से लेके 60 के बीच में इसमें कुछ सपोर्ट है इस स्टॉक में, तो वहां पर मुझे लगता है कि अगर उस जगह आपको मिलता हो तो आपको इसमें फिर लॉन्ग की सोचना चाहिए, थोड़ा आप कूल ऑफ होने दें स्टॉक को, उसके बाद कर लें। संतोष जी, अगर मैं एक जनरल व्यू समझूं तो क्या हम मान सकते हैं कि ज्यादातर स्टॉक्स क्योंकि अच्छा चल चुके हैं, अच्छा रनअप दे चुके हैं, तो इसलिए एंट्री का प्राइस बहुत कंफर्टेबल अभी नहीं लग रहा है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड बाइंग का है, तो आप ये कह रहे हैं कि बाय करो, बाजार में निफ्टी में भी बाय करना चाहिए, और जितनी गिरावट मिले और वाला, लेकिन गिरावट मिले तब, और स्टॉक स्पेसिफिक जब होते हैं तब भी हमें क्या हम मान सकते हैं कि ये बहुत महंगे मिल रहे हैं और ये एंट्री लेवल बहुत ही कंफर्टेबल नहीं है ज्यादातर स्टॉक्स में? देखिए, अगर वही मैं कह रहा हूँ कि आप अगर क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए कि कोई भी चीज चलती हुई या चलती हुई गाड़ी पे अगर आप चढ़ जाते हो, तो आपको एक रिस्क होता है कि आप स्किड भी कर जाओ,
मेरा केवल कहने का मतलब वही है कि आप स्किड ना करो, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि आप चलती गाड़ी पे चले जाओ और वो गाड़ी और भी तेज हो जाए वहां से, तो उसका लाभ तो मिलेगा आपको, लेकिन आपको रिस्क का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट जो है एट द सेम टाइम रिस्क और रिवॉर्ड दोनों आपको प्रेजेंट करता है। और रिस्क का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि अभी बुल मार्केट है, और अगर आप अगर रिसेंटली आए हो या फिर बुल मार्केट में आपने बेयर मार्केट नहीं देखे हैं, क्योंकि हम लोग 10-15 सालों से और मार्केट के हर फेज को देखा है, तो आपको उस चीज का हमेशा अपने अपने कैपिटल, आपका आपका पैसा है, तो आपके पैसे को आप कैसे लगाओ, ये पूरे आपके हाथ में है। तो और मेरा एंडेवर यही रहता है कि आपके पैसे पे ज्यादा हिट ना हो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि निचले भाव पे अगर आप चीज अच्छी है तो वहां पे ज्यादा एक्यूमुलेट करो, और एक पिरामिड की तरह स्ट्रक्चर बनाओ कि ऊपर की तरफ कम हो और नीचे की तरफ आपका बेस ज्यादा हो, पिरामिडिकल स्ट्रक्चर में बने, तो वो चीजें जो है लॉन्गर टर्म में एक अच्छा फ्रूटफुल जो है नतीजे आपको देती हैं। जी, इसको मैं जैसे इंटरप्रेट करता हूँ, या मैं जो आपकी बात को जिस तरीके से समझ रहा हूँ, उसमें ये लग रहा है कि ये वो प्राइस अभी नहीं है जहां पे आकर के ये इसका नॉर्मल प्राइस हो जाए, क्योंकि कई बार होता क्या है कि कई चीजों के प्राइस एक नॉर्मलाइज हो जाते हैं कि अब ये इतने का ही मिलता है। तो जैसे पुराने लोग कई बार कहते हैं ना कि हम एक 8 आने लेकर के जाते थे और इतना सामान ले आते थे, और अब ऐसा नहीं होता है। अब इतने रुपए भी, 1000 रुपए भी लेकर के जाओ तो आप सब्जी जो है वो इतनी थोड़ी सी ला पाते हैं। लेकिन कब वो चीजें नॉर्मलाइज हो गई, स्टेबलाइज हो गई, और अब वो कंफर्टेबल प्राइस है, तो अब वो ऐसा नहीं कि बहुत बढ़ा हुआ प्राइस है। तो अब प्याज अगर 100 रुपए मिलती है तो वो ऐसा नहीं लगता कि बहुत महंगा मिल रही है, काइंड ऑफ नॉर्मलाइज हो चुकी है। कि अब जब वो 300 रुपए बिकने लगे तब हम समझेंगे कि ये बहुत महंगी बिक रही है, लेकिन 100 रुपए या 50 रुपए से 100 रुपए के बीच के प्राइस कई बार एक नॉर्मलाइज हो चुके हैं, क्योंकि इतनी बार वो आते रहते हैं। उसी तरीके का ये जंप जो है ये अभी आए हैं, इसलिए बहुत कंफर्टेबल प्राइस नहीं है। लेकिन अगर कुछ लंबे समय तक अगर ये प्राइस यहीं पे रुक जाते हैं और इसी तरीके से चलते हैं, ये ट्रेंड ऐसे ही मेंटेन रहता है, तो फिर ये उसका नॉर्मल प्राइस हो जाएगा, तो तब एंट्री के प्राइस ज्यादा बेटर लगेगा। ठीक है सर, एक अभिषेक सिंह जी का सवाल है, जिसमें से दो सवाल हैं, उसमें आधा हम ले चुके हैं। आप ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पे व्यू मांग रहे हैं, निफ्टी पे आप दे चुके हैं। तो अभिषेक जी आप एक काम कर सकते हैं कि इस वीडियो को अगर थोड़ा सा पीछे करके देखेंगे तो शुरुआत में आपको दिख जाएगा संतोष जी ने निफ्टी पे अपने व्यू दिया था, क्या करना चाहिए। सर बैंक निफ्टी पे एक बार अपनी राय दे दीजिए, क्योंकि आज बैंक निफ्टी थोड़ा उससे ज्यादा नीचे चल रहा है, उससे ज्यादा लेगार्ड है निफ्टी के मुकाबले। देखिए, पिछली मरतबा भी हमने कहा था कि बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा लगार्ड है, निफ्टी के अलावा रिजिलियंस जो है कम है, और रिलेटिव कॉम्परेटिव स्ट्रेंथ अगर कहने दोनों इंडेक्स में तो थोड़ा कम है। लेकिन अगर कंसोलिडेशन को देखेंगे और चार्ट को अगर इंडिविजुअली हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करें और डेली पे देखें, तो एक साइडवेज काइंड ऑफ फॉर्मेशन, और उस साइडवेज के अंदर अगर हम जाते हैं उसकी केमिस्ट्री को देखते हैं, तो वहां पर ऐसा लग रहा है कि एक कंटिन्यूएशन इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन इन बैंक निफ्टी दिख रहा है। और तकरीबन आप कह लें कि ये एक्टिविटी आपको 9 तारीख से 9 या 10 8 या 9 जून से कह लें, ये एक्टिविटी इन प्लेस है। और इसमें जो फाइनल लेग ऑफ कंसोलिडेशन में बैंक निफ्टी लग रहा है कि नीचे की तरफ आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो कि अभी 35,000 के आसपास के मौजूदा स्तर हैं, 35,100, और आपको हो सकता है कि यहाँ से 200-300 पॉइंट का और पेन हो बैंक निफ्टी में, और वहां पर एक अच्छे सपोर्ट है। फॉर्मेशन का जो सपोर्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट होते हैं, और उस जगह से अगर आपको मिलता है तो रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छे होते हैं। मतलब अब घटने के लिए लग रहा है कि 200 से 300 पॉइंट बैंक निफ्टी में, और अगर यहाँ से बैंक निफ्टी बढ़ता है तो 34,000 से लेके आप देखें कि 35,500, मतलब 1,500 पॉइंट रैली के लिए हम जा सकते हैं। और मौजूदा स्तर से अगर हमको 200 पॉइंट नीचे मिलता है तो आप समझें कि आपको तकरीबन 2,000 पॉइंट मिल सकते हैं रैली के। तो ये संभावनाएं हैं इस तरह, और चार्ट जो है उस तरह से कह लें कि एक्टिविटी इंटरवाइंड हो रही है, और उस एक्टिविटी इंटरवाइंड में आपको स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी पे अगर आप लेते हैं स्पॉट पे, चूंकि मैं स्पॉट का ही चार्ट देखता हूँ, क्योंकि प्रीमियम और डिस्काउंट चलते रहते हैं फ्यूचर्स में, इसलिए मैं उसको हटा के देखता हूँ स्पॉट पे। तो स्पॉट पे 34,800 मुझे लग रहा है काफी इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। उसके आसपास अगर मिलता है तो रिस्क रिवॉर्ड आपको काफी फेवर में होगा, और वहां से आप एक लॉन्ग या उसके आसपास के लेवल से आप लॉन्ग इनिशिएट करें, और मुझे लगता है कि वहां से 2,000 पॉइंट्स की तेजी बैंक निफ्टी में हो सकती है। ठीक है, तो करीब करीब उसी तरीके का व्यू है संतोष जी का, और यहाँ पे भी वही है कि थोड़ी और गिरावट पे जब मिलता है तो लिया जा सकता है, तो एंट्री करें, रैली मिल जाएगी। 3/4% गिर करके आज
काम कर रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा लेगार्ड है, निफ्टी के कंपैरेटिवली ज़्यादा लेगार्ड है, लेकिन ओवरऑल व्यू संतोष जी का बुलिश ही है। ठीक है, थैंक यू सर। बस चलते चलते एक सवाल और ले लेते हैं। विनोद गोगिया जी आज हमारे साथ शायद काफ़ी समय बाद जुड़े हैं और एक सवाल पूछ रहे हैं कि बजाज हिंदुस्तान ने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है, क्या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं या ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? ये बजाज हिंदुस्तान की बात हो रही है सर। देखिए, बजाज हिंदुस्तान टिपिकली अगर आप देखेंगे, शुगर सेक्टर जो है, जो कि एक कमोडिटी सेक्टर था पहले, और हमको उसको कमोडिटी प्ले मानते थे, और शुगर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि हर आम जिंदगी को प्रभावित करता है उसके प्रोडक्ट से, शुगर के जो भाव थे। और इसीलिए कहें कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरवेंशन और स्टेट गवर्नमेंट के इंटरवेंशन काफी होते हैं एमएसपी प्राइसेस को लेके। और क्योंकि किसान ये फसल देता है, तो किसान को बचाने के लिए और कभी मिल मालिकों को बचाने के लिए काफी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन था। लेकिन पिछले 1-2 साल से जिस तरह से बात दिख रही है सामने, कि अब इन कंपनियों का डिपेंडेंसी शुगर से अब ज्यादा जो है एथेनॉल पे हो गया है, और एथेनॉल के प्राइस जो है इनको काफी अच्छा रियलाइजेशन हो रहा है। पहले तो इनको बेच देना पड़ता था ऐसे, इनको कह लें कि पहले इतना एथेनॉल निकलता था जो कि इनको ट्रांसपोर्टेशन में बहुत कॉस्ट लगता था, जो कि इनको नहीं पोसाता था उससे। अब जो है, चूंकि गवर्नमेंट इस पे ले रही है और पेट्रोल के साथ डीजल के साथ ब्लेंडिंग की बात चल रही है, और उसमें इनके काफी अच्छा रियलाइजेशन हो रहा है, तो कमोडिटी प्ले चेंज हो गया, मतलब इनको मल्टीपल सब ज्यादा मिलेंगे। और इसमें जितनी भी कंपनियां हैं वो काफी लाभान्वित हो रही हैं, और चार्ट पे भी हमको दिख रहा है मल्टीपल ब्रेकआउट्स हैं, लेकिन चार्ट पे काफी नीचे ब्रेकआउट हो चुके हैं। और अभी अगर हम कुछ भी करते हैं तो वी विल कैरी अ रिस्क ऑन होल्डर। तो आप ध्यान रखें। और इसमें जो सबसे ज्यादा एथेनॉल के जो डिपेंडेंसी, जो सबसे बड़ा कैपेसिटी एडिशन हो रहा है, वो श्री रेणुका शुगर में हो रहे हैं। और कंपनी जो है वो एफआईआई के हाथों में है, जो दुनिया की सबसे बड़ी एग्रो कंपनी कह लें। विल्मर है जो अडानी के साथ यहाँ पे टाई अप है, आपको फॉर्चून विल्मर के बहुत सारे तेल या बहुत सारे ब्रांड मिलते हैं। तो उसी रेणुका को उन्होंने एक्वायर किया था मुंबई से, और वो कंपनी में लास्ट ईयर तक जो है उन्होंने बैलेंस शीट उनकी लॉस में थी, लेकिन इतना बड़ा कैपेसिटी एडिशन है जिसके कारण कि अब वैल्यूएशंस लेकिन अगर देखेंगे तो नियर टू दी जो सबसे बड़ी कंपनी है पूरे सेक्टर में, बलरामपुर चीनी, करीब 7,500 करोड़ के करीब मार्केट कैप, उसको छूता हुआ श्री रेणुका का भी मार्केट कैप हो चुका है। क्योंकि जब भी सेक्टर में कभी कभी जो है कुछ न्यूज के कारण यूफोरिया बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसमें भी है। मैं आप थोड़ा मुझे अलाउ करें, मैं इसके फंडामेंटल को देखूं, काफी दिन हो गया था मैं इसके फंडामेंटल को नहीं देखा हूं, लेकिन टेक्निकल्स में अगर आप देखेंगे तो निचले स्तरों पे आपको मिले, कह लें कि 14 रुपए के आसपास से 14 से 16 के बीच में मिले तो आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा आप अवॉइड करें। और एक बड़ी कंपनी जो कि इसी क्षेत्र में है, बलरामपुर चीनी, वो अभी जस्ट ब्रेकआउट है, तो वहां पर आप जा सकते हैं। और मैं इसके फंडामेंटल को बताता हूँ एक मिनट, थोड़ा टाइम दे, मैं बता रहा हूँ। जी जी। तो संतोष जी, अगर मैं ठीक समझ रहा हूं तो आप ये कह रहे हैं कि अगर शुगर सेक्टर में लेना ही है तो आप कह रहे हैं बजाज हिंदुस्तान से बेहतर होगा बलरामपुर चीनी को कंसिडर किया जाए? देखिए, सबसे बड़ी कंपनी है और वैल्यूएशंस के वाइज के लिहाज से मुझे लगता है कि कंपनी में 7,000 करोड़ के वैल्यूएशंस हैं। और बजाज हिंदुस्तान का अगर आप देखेंगे तो 2,200 करोड़ के करीब का मार्केट कैप है मौजूदा, और कंपनी का जो लास्ट ईयर में 290 करोड़ का नुकसान था कंपनी को। और कह लें कि एबिटा पे कंपनी प्रॉफिट में है, 162 करोड़ एबिटा जो है कंपनी का प्रॉफिट में था, प्लस था। और लेकिन कई सालों से कंपनी जो है लॉस में चल रही थी, लेकिन चूंकि एथेनॉल ब्लेंडिंग का एक बहुत बड़ा हथियार मिल गया है इनको, तो आने वाले दिनों में इन सब में प्रॉफिट आ चुका होगा। लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है इस क्षेत्र में, वो कंपनी के वैल्यूएशंस और इसके वैल्यूएशंस को देखेंगे तो 1/3 वैल्यूएशन पे ये कंपनी आपको मिल रही है। और वो कंपनी जो कि प्रॉफिट में है, उसके पास सारी चीजें हैं, तो मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा है। इसमें अगर पैसे आते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे आने दें, थोड़ा कूल ऑफ हो, तो आप डेफिनेटली इस स्टॉक में भी लॉन्ग जा सकते हैं। ठीक है, ये राय है संतोष जी की कि ज्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो बलरामपुर चीनी में है, लेकिन उसके अभी प्राइस अभी बहुत हाई है, तो थोड़ा सा उसके अंदर में कुछ कूल डाउन होता है तो एंट्री ली जा सकती है। चीनी सेक्टर जो शुगर सेक्टर है उसके अंदर में बहुत सारे और इश्यूज होते हैं, जो बहुत सारी चीजें जो संतोष जी
शायद अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं चार्ट के अलावा फंडामेंटल्स में, लेकिन उन चीज़ों को शायद हम इस तरीके से पब्लिकली डिस्कस नहीं कर सकते हैं या नहीं कहना चाहिए, या बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर बहुत इश्यूज ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो वो वेरिएशन बहुत हैं और वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है उसके चलते एक काइंड ऑफ रिस्क रहता है या एक वाला रहता है कि अच्छी चीज़ ये होगी कि आप सबसे बड़े प्लेयर, सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर के साथ में जाएं, जो कि बाकी चीजें भी, क्योंकि उसका कोर बिजनेस भी स्ट्रांग रहता है। ये बाकी सारे चल गए क्योंकि एथेनॉल की खबर आ गई, एथेनॉल का बड़ा परसेंटेज इस्तेमाल होगा पेट्रोल में, उसमें मिक्सिंग में और वाला, तो उसके चलते सारे शुगर सेक्टर चल गया है। लेकिन कोर बिजनेस और ओवरऑल फंडामेंटल सबसे मजबूत किसके हैं, उसके साथ में रहिए, तो मजबूत प्लेयर के साथ में आपकी पूंजी बची रहती है। शायद ये उसी नजरिए से संतोष जी बलरामपुर चीनी सजेस्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया संतोष जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच।